गुड इवनिंग माय प्रिय छात्र एवं छात्राओं। बेटा आज ये बायोलॉजी का 5वां लेक्चर है और अभी लगभग साइटोलॉजी में हम लोग एक लेक्चर और पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग की साइटोलॉजी ख़त्म हो जाएगी। तो आइए थोड़ा आज हम लोग देखते हैं टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है जीवद्रव्य या इसी को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। ध्यान देना बाबू, इस जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के बारे में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था पुरकंजे। क्या नाम था? पुरकंजे। इन्होंने बताया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के बारे में किसने बताया था? पुरकंजे ने। उसके बाद बाबू एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था हेक्सले कह सकते हो, हेक्सले। वैज्ञानिक का क्या नाम है? हेक्सले। इन्होंने ये जो जीवद्रव्य है इसको कहा था कि ये जो जीवद्रव्य होता है ये जीवन का भौतिक आधार होता है। क्या होता है? जीवन का भौतिक आधार। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक का कथन है जीवन का भौतिक आधार? क्या नाम है उनका? हेक्सले। और जीवद्रव्य के बारे में किसने बताया? जीवद्रव्य, ध्यान देना बाबू, तो जीवद्रव्य के बारे में किसने बताया? पुरकंजे ने। ठीक। और जीवद्रव्य को क्या गया? जीवन का भौतिक आधार। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवन का भौतिक आधार किसने बताया था? हेक्सले ने। और पुरकंजे ने क्या कहा था? जीवद्रव्य के बारे में किसने बताया था? पुरकंजे ने। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधों में जो जीवद्रव्य होता है उसमें पानी कितना होता है? तो ये होता है बाबू 75 से लेकर 85%। कितना? 75 से लेकर 85%। ये एग्जाम में पूछा गया है। या आप ये भी बोल सकते हो, कभी कभी एग्जाम में आता है 70 से लेकर 80%। 70 से लेकर 80% या 75 से लेकर 85%। तो पुरकंजे ने किसके बारे में बताया था? जीवद्रव्य के बारे में या प्रोटोप्लाज्म के बारे में। ठीक। इसके बाद क्या, हेक्सले ने क्या कहा कि जो जीवन का भौतिक आधार होता है। हेक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा? जीवन का भौतिक आधार। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये जीवद्रव्य होता है या जो जीवद्रव्य होता है इसमें पानी कितना % होता है, खासकर पौधों में? तो लगभग 75 से लेकर 85% या कभी कभी इसको लगभग दे देता है 70 से लेकर 80%। ठीक है बाबू, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये इम्पॉर्टेंट था कि जीवद्रव्य के बारे में किसने बताया? पुरकंजे ने। ये जीवन का भौतिक आधार होता है, हेक्सले ने बताया। और पानी कितना होगा? 75 से लेकर 85% या लगभग 70 से लेकर 80%। ठीक है बेटा, थोड़ा और हम लोग आगे चलेंगे। उसके बाद जो एक संरचना होती है बाबू जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका कला। कौन सा कला? कोशिका कला, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोशिका कला या अंग्रेजी में क्या बोलोगे? सेल मेम्ब्रेन। ध्यान देना, ये जो कोशिका कला है या सेल मेम्ब्रेन है, इसको बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू एग्जाम में पूछा गया है। कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल दिया गया था और उस मॉडल का नाम था तरल मोज़ेक मॉडल। कौन सा मॉडल दिया गया था? तरल मोज़ेक मॉडल, या इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं फ्लूइड मोज़ेक
मॉडल। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या होगा, कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए जो सबसे मान्य मॉडल था उसका क्या नाम था, तरल मोज़ेक मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और इसको दिया किसने था, तो दिया था बाबू, वैज्ञानिक का नाम है सिंगर। क्या नाम है, सिंगर। और वैज्ञानिक का नाम है निकोलसन। याद रखोगे, दो वैज्ञानिक हैं, सिंगर और निकोलसन। जिस प्रकार से कोश का सिद्धांत स्लाइडन और स्वान था, अंतःप्रदप जलिका की खोज पोर्टर और क्लाउड था, ठीक इसी प्रकार कोशिकीय कला या कोश का कला बनने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण मॉडल था उसका क्या नाम था, तरल मोज़ेक मॉडल। एग्जाम में पूछा जाएगा कि सिंगर और निकोलसन का कौन सा मॉडल था, तरल मोज़ेक मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने। इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि कोश की एक कला के लिए या कोश की एक कला बनने के लिए सबसे मान्य मॉडल का क्या नाम था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या तरल मोज़ेक मॉडल, और किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने। ठीक, इसके बाद बाबू एक शब्द प्रयोग किया जाता है जिसका नाम होता है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। सेमी ऑटो ऑर्गेनल, ऑर्गेनल, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। क्या नाम है इसका, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। ध्यान देना, होता क्या है, सेमी ऑटोनॉमस उसको कहते हैं बाबू जिसमें डीएनए हो, आरएनए हो और प्रोटीन। क्या हो, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। डीएनए की उपस्थिति तो बहुत ही आवश्यक है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल में। और ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल दो हैं बाबू, एक है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा है लवक। आप ये बोल सकते हो ये दो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल हैं जिनमें खुद का आरएनए, प्रोटीन भी होगी और डीएनए पाया जाएगा। किसी चीज़ में डीएनए की उपस्थिति बताती है कि कैसा ऑर्गेनल है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल क्या होते हैं, तो जिसमें क्या हो, प्रोटीन हो, आरएनए हो और डीएनए भी पाया जाए। अगर डीएनए की उपस्थिति है तो ऑर्गेनल कैसा होगा, सेमी ऑटोनॉमस। और होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। और आप जानते हैं लवक तीन प्रकार का होता था, हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट बेटा कैसा होता था, रंगहीन होता था। ठीक, आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। ये बाबू जो ये सेमी ऑटोनॉमस था, इसको हिंदी में कहते हैं अर्ध स्वायत्त। क्या कहते हैं, अर्ध स्वायत्त। अर्ध स्वायत्त क्या कहते हैं, अर्ध स्वायत्त। सेमी ऑटोनॉमस या अर्ध स्वायत्त वो अंग होते हैं जिनमें आरएनए हो, प्रोटीन हो और डीएनए की अगर उपस्थिति है तो कैसा ऑर्गेनल होगा, सेमी ऑटोनॉमस या अर्ध स्वायत्त। इसमें क्या क्या होगा हाँ, अर्ध स्वायत्त दो ही अंग है बाबू, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक लवक होता है, ध्यान देना। उसके बाद कुछ रासायनिक पदार्थ हैं जो कुछ पौधों से प्राप्त होते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। पहले का नाम है बाबू क्विनीन। क्या नाम है, क्विनीन, क्यूनीन। आपको पता है बाबू ये जो क्विनीन है ये सिनकोना एक पौधा है। कौन सा पौधा है, सिनकोना एक पौधा है। ये जो क्विनीन होता है एक पौधा सिनकोना है, उसी के छाल से प्राप्त होता है। क्वेश्चन पूछा गया है
कि क्विनिन किससे प्राप्त होता है, सिंकोना के छाल से। और क्विनिन किस बीमारी में दिया जाता है, मलेरिया में। किस में दिया जाएगा, मलेरिया में दिया जाता है। ठीक है बाबू, कर लोगे। क्विनिन किससे मिलेगा, सिंकोना के छाल से। एक और रासायनिक पदार्थ जिसको हम लोग कहते हैं कत्था, क्या कहते हैं, कत्था। आप लोग देखे होंगे जो पान में लगाया जाता है। ये जो प्राप्त होता है जिससे, उसका नाम है अकेसिया कटेचु। अकेसिया कटेचु एक पौधा है, अकेसिया कटेचु एक पौधा है, अकेसिया कटेचु। उससे क्या मिलेगा, कत्था। क्या मिलेगा, कत्था। तो क्विनिन किससे मिलेगा, सिंकोना के छाल से। कत्था किससे मिलेगा, अकेसिया कटेचु से। किससे मिलेगा, अकेसिया कटेचु से। उसके बाद एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है स्ट्रीचीन। स्ट्रीचीन एक और रासायनिक पदार्थ होता है जिसको क्या कहते हैं, स्ट्रीचीन। ये प्राप्त होता है, एक पौधा है, उसका नाम है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका, क्या नाम है, नक्स भूमिका। ठीक, ये मोस्टली 3 एग्जाम में पूछे गए हैं। क्विनिन को क्या लगाओगे, सिंकोना। क्विनिन को क्या लगाओगे, क्विनिन कहाँ से प्राप्त होगा, सिंकोना के छाल से प्राप्त होगा। कत्था ये किससे प्राप्त होता है, अकेसिया कटेचु से। और स्ट्रीचीन किससे प्राप्त होता है, नक्स भूमिका। ये तीनों पौधे हैं और ये तीनों पदार्थ प्राप्त होने वाले हैं। एग्जाम में पूछा गया है क्विनिन किस में दोगे, मलेरिया में। क्विनिन किस में दिया जाता है, मलेरिया में दिया जाता है। ये नक्स भूमिका पौधे क्या कॉमन कहा जाता है, कुचला पौधा। कौन सा पौधा, कुचला। कुचला, अगर नक्स भूमिका न याद कर पाना तो कुचला याद कर लेना। ठीक, इसका मतलब ये हुआ क्विनिन किससे मिलेगा, सिंकोना के छाल से मिलेगा। कत्था अकेसिया कटेचु से मिलेगा। और स्ट्रीचीन किससे मिलेगा, कुचला पौधे से। ये 3 रासायनिक पदार्थ हैं और 3 पौधों से प्राप्त होते। एग्जाम में पूछा गया है क्विनिन कब दोगे, मलेरिया में, सिंकोना के छाल से। कत्था अकेसिया कटेचु से मिलेगा। ठीक, पौधे का नाम है। और स्टेरिचीन मिलता है, कुचला एक पौधा। 2 शब्द और साइटोलॉजी में खूब प्रयोग किए जाते हैं। एक है बाबू, उसका नाम है सिस्टोलिथ। क्या नाम है, सिस्टोलिथ। क्या नाम है, सिस्टोलिथ। और एक है रैफाइड्स। ये जो सिस्टोलिथ होता है, ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। सिस्टोलिथ किसका बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। और जो रैफाइड होता है, ये बना होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। ठीक, ये भी 2 एग्जाम में पूछा गया है। ये सिस्टोलिथ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा। कि सिस्टोलिथ किसका बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। सिस्टोलिथ किसका बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। और रैफाइड किसका बना होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट का। क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि सिस्टोलिथ किसका बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। रैफाइड किसका बना होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट का। ठीक, मैंने आपसे क्या बताया, प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। किसने बताया था, हक्सले ने। पुरकंजन ने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था। और लगभग 75 से 85% पानी होता है। ठीक, लेकिन ये डाटा कभी कभी 70 से 80% भी दिया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़े सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, या जिसको हम लोग कह गए अर्ध स्वायत्त अंग। अर्ध स्वायत्त अंग जिनमें क्या हो, प्रोटीन हो, आरएनए हो, इसके साथ साथ डीएनए की उपस्थिति जरूर होनी चाहिए। अगर डीएनए नहीं है तो उसको आप अर्ध स्वायत्त नहीं बोलोगे। और ये 2 अंग थे, एक लवक और एक माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद हम लोग पढ़े कुछ रासायनिक पदार्थ, जिसमें क्विनिन आया, जो सिंकोना के छाल से प्राप्त किया गया। किस में दिया जाता है, मलेरिया में दिया जाता है। फिर आया कत्था, जो अकेसिया कटेचु से प्राप्त होता है। उसके बाद फिर आया स्टेरेचीन,
जो कुचला नाम के पौधे से प्राप्त होता है। और इसी में थोड़ा हम लोग को और पढ़ना था, सिस्टोलिथ किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और रेफाइड किसका बना होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट का। थोड़े हम लोग पीछे की चीज़ें देखेंगे। ये बेटा कोशिका वाला एक चैप्टर ख़त्म हो गया, इसके बाद अगला चैप्टर आएगा कोशिका विभाजन। अगला चैप्टर क्या आएगा, कोशिका विभाजन। तो थोड़ा और एक बार हम लोग ध्यान दे दें इसमें, कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और स्वान, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, नाभिक की खोज रॉबर्ट ब्राउन, कोशिका सिद्धांत का रूपांतर रुडॉल्फ वर्चो। पौधों में कोशिका भित्त होगी, सेलुलोज की बनी होगी, जंतुओं में कोशिका भित्त पाई नहीं जाती। जीवन की मूल इकाई या जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, और वर्गीकरण की सबसे छोटी या मूल इकाई क्या होती है, जात होती है। वंशागत की सबसे मूल इकाई क्या होती है, जीन होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़े राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम को क्या कहा गया, पैलाडिकण कहा गया। प्रोटीन की फैक्ट्री कही जाती, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण होता था, कोई झिल्ली नहीं पाई जाती थी, नंगू पांडे कहते थे। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़े माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोलिकर ने खोजा था, बेंडा ने नाम दिया था, अल्टमान ने बायोप्लास्ट कहा था। 2 झिल्ली होंगी और दोनों के बीच की जगह को क्या कहोगे, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र नाम की अपक्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक सतह पर इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र नाम की अपक्रिया होती है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक सतह पर माचिस तितली जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिसको एफोन या ऑक्सीसोम कहते हैं, जिस पर एटीपी का निर्माण होता है। क्योंकि एटीपी एक प्रकार की ऊर्जा होती है, यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर को कोशिका गृह कहते हैं, या पावर हाउस ऑफ दी बॉडी। और माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन में मदद करती थी। उसके बाद आता था अंतःप्रदत्त जलिका की खोज पोर्टर और क्लाउड ने किया था। ये 2 प्रकार की होगी, RER SCR। RER पर प्रोटीन बनेगा, SCR पर लिपिड का निर्माण होता था। फिर हम लोग पढ़े थे गाल्गी काय। गाल्गी काय को कमलिनो गाल्गी ने खोजा था, और ये गाल्गी काय जो है इसका मुख्य कार्य हम लोग याद रखेंगे, इस शुक्राणु का एक्रोसोम बनाता है और कोशिकीय पट्ट का निर्माण करता है। फिर आता था लाइसोसोम आता था बाबू, इसको डे डूबे ने खोजा था, या हम बोले थे ले डूबे ने खोजा था, क्योंकि इसमें पाचन एंजाइम पाया जाता था। हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता था, जहाँ इसको डालोगे उसको क्या करेगा, वो पचा देगा। इसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते थे। और लाइसोसोम को आत्मघाती थैला भी कहा जाता था। फिर आता था रिक्तिका। रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते थे। फिर अनुवांशिक पदार्थ आता था, 2 प्रकार का था, DNA और RNA। DNA और RNA, DNA में थाइमिन होता था, RNA में यूरेसिल होता था। DNA में यूरेसिल नहीं होता था, RNA में थाइमिन नहीं होता था। ठीक, E और T के बीच 2 बंध होते थे, G और C के बीच 3 बंध होते थे, और ये बंध हाइड्रोजन बंध पाए जाते थे। एडनिन, ग्वानिन, प्यूरिन होता था, और पिरिमिडीन होता था, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। mRNA को संदेशवाहक RNA कहते थे। tRNA घुलनशील होता था, यही कारण उसको sRNA भी कहा जाता था। ठीक, पेंटोस शर्करा जो 5 कार्बन वाली शर्करा होती थी, जो DNA RNA दोनों में कार्बन होती थी, उसका नाम होता था राइबोलोज। वो RNA DNA में दोनों में पाई जाती थी। उसके बाद हम लोग पढ़े थे DNA से DNA बनने को डुप्लीकेशन या रेप्लीकेशन कहते हैं। DNA से RNA बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते थे। RNA से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते थे। या कभी कभी RNA से DNA बन जाता था, उल्टा हो जाता था, रिवर्स हो जाता था, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते थे। ये विषाणु में पाया जाता था। किसमें पाया जाता था, विषाणु में पाया जाता था। किसमें पाया जाएगा बाबू, विषाणु में पाया जाएगा। जीवन का भौतिक आधार किसको कहोगे, प्रोटोप्लाज्म को कहोगे या जीवद्रव्य को कहोगे। इसके बारे में बताया किसने, हक्सले ने। और प्रोकंजे ने क्या कहा, प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया। ठीक, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्विनिन, सिंगोना की छाल से। और स्टेरेचिन कुचला नाम के पौधे से प्राप्त होता है। और अकेसिया कटेचु से क्या प्राप्त होगा, कत्था प्राप्त होता है। अकेसिया कटेचु से क्या प्राप्त होता है, कत्था। बस बाबू, आज का लेक्चर यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे साइटोलॉजी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।